Okay, good afternoon, students. This is Shivam Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mhow. This is class 11th mathematics. We were talking on straight lines. Actually, straight lines हम लोगों ने complete कर लिया है और हम लोग बात कर रहे हैं doubts, आपके doubts की. So if you have any doubts in straight lines, if you have any doubts in sequences and series, please बता दीजिए. Miscellaneous example of chapter 9, example 21. क्या था यार ये? कल भी पूछा था ना शायद ये. Miscellaneous. एक मिनट यार. Miscellaneous sequences का example 21. ये रहा. NCERT 11th mathematics. Sequences and series. बस एक मिनट शायद. Okay. Miscellaneous कहाँ है? अच्छा. भाई मिसलेनियस एग्जाम्पल 21 है. इसमें लिखा हुआ है कि इफ पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी. We show that P माइनस क्यू, Q माइनस आर, इसीलिए इसने चार टर्म्स लिए हैं. R माइनस एस will are also in EP, are also in GP. तो ये क्वेश्चन है. ओके, विजिबिलिटी क्लियर आ ही रहा है. हाँ श्रेयांशु, मिसलेनियस एग्जाम्पल ठीक है. तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से. यहाँ लिखा हुआ है कि पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी. किसी एपी का पीएथ टर्म उसी एपी का क्यूएथ आरएथ और एसएथ टर्म जीपी में, मतलब आप समझ रहे हो शायद. टीपी, टीक्यू, टीआर एंड टीएस ये जीपी में है और ये टर्म्स एपी के हैं. मतलब पीएथ, किसी एपी का पीएथ टर्म, मान लो कोई एपी हमने लिखी 2 4 6 8 10, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो. तो अगर आप देखें तो ये जो 2 4 8 और 16 है, ये आपके किस में है? एपी, मतलब जीपी में है. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. और ये एपी का पहला, दूसरा, चौथा और आठवां टर्म है. तो किसी एपी का पहला, दूसरा, चौथा और आठवां टर्म जो है वो जीपी में. तो किसी एपी के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स भी जीपी में हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ ऐसा बहुत सारा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है. ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि पी माइनस क्यू, ये पीएथ टर्म, ये क्यूएथ टर्म, ये आरएथ टर्म, ये एसएथ टर्म, ये जीपी में है. पी माइनस क्यू, देखिए p की वैल्यू 2 नहीं है. p मतलब 1 2 3 4. अगर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म ये अगर जीपी में है तो p माइनस क्यू -1, q माइनस आर -2, r माइनस एस -4. देखिए ये भी तीनों जीपी में होंगे. देखिए जीपी में है भी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है. बात भी हमारी समझ में आ रही है कि अच्छा ऐसा कुछ सीन है. अगर पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म
एक्चुअली शायद मैं समझ रहा हूँ कि श्रेयांशु आपको क्या दिक्कत हो रही होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, जितना मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ आपके बारे में, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा। शायद जो रेशियो की प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होती दिखाई दे रही है, शायद वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो, ठीक है। अगर ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो, और तुम कोई कंक्लूजन इससे नहीं निकाल सकते। कुछ ना कुछ आएगा, मतलब फिक्स रहेगा, डेफिनेट होगा, फिक्स्ड। क्या है, इसको लिखने की जरूरत है? अगर टीपी टीक्यू टीआर टीएस ये जीपी में है तो इनका रेशियो, इनका रेशियो है ना, सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ रेशियो, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म के साथ रेशियो, फोर्थ टर्म का था कॉमन रेशियो, आपस में इक्वल होगा अगर ये चारों जीपी में होते, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे कुछ रेशियोज के ऊपर ध्यान दीजिए। आप लोगों ने टेंथ में भी ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला जब चैप्टर होता था ना, तो वहां पे हम लोग पढ़ते थे। मैं एक रैंडम आपको लिख के दे रहा हूँ, जैसे 2/3, यू नो, मैं जितने चाहे आप उतने लिख लो। देखिए ये सारे रेशियोज आपस में इक्वल है ना, ये सारे रेशियोज, आप ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3 है, सब 2/3 है, ये सारे प्रोपोर्शन है। तो एक तो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो या दो से ज़्यादा रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो उनके न्यूमरेटर के सम और उनके डिनोमिनेटर्स के सम का रेशियो भी उतना ही होता है। मतलब आप इन सब का न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, 4 2 6, 28 और 10 38 38, और यहाँ नीचे भी ऐड कर लीजिए 36 42 47 57। अब अगर आप देखें तो ये 19 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 19 2 या 38 और 19 3 जा, ये भी 2/3। मतलब अगर अगर दो या दो से ज़्यादा रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो उनके न्यूमरेटर्स का सम और उनके डिनोमिनेटर्स के सम का रेशियो भी उसी उन्हीं रेशियोज के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? ये बात समझ में आ रही है? ओके, श्रेयांशु निषाद, यस सर, ओके। और ये सब प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रेशियो में ना एक आप लोग पता नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं, आप लोग नाम तो सुना ही होगा, यूज कितना किया होगा ये डिपेंड करता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो एक प्रॉपर्टी होती है ना, कंपोनेंडो अलग एक रूल होता है, डिविडेंडो अलग रूल होता है, दोनों को कंबाइन करके भी रूल यूज किया जाता है ना। ये न्यूमरेटर सम डिनोमिनेटर सम की प्रॉपर्टी है जो भी हम लोग लगाते हैं। इसी के साथ साथ आप ये भी देखिए, अगर 2/3 और 4/6 इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो इनके न्यूमरेटर्स का डिफरेंस देखो। अभी तो हम सम देखे थे, न्यूमरेटर्स का सम देखे थे अभी हम, अब जरा न्यूमरेटर्स के डिफरेंस पे ध्यान दीजिए। 2 में से 4 गया -2, 3 में से 6 गया -3, ये भी 2/3 के ही बराबर है। क्या ये इत्तेफाक है? कोई और रेशियो ले लीजिए। चलो एक नंबर मैं अपनी ओर से लिख ले रहा हूँ, 5/7, कुछ भी रैंडम। अब इसके प्रपोर्शन में कुछ लिख लेते हैं, 20/28। इनका डिफरेंस निकालिए, 5 में से 20 चला जाएगा -15, 7 में से 28 चला जाएगा -21। अब देखिए फिर वही रेशियो है, आप अगर देखेंगे तो फिर वही रेशियो है, 5/7 का ही रेशियो है। तो मतलब अगर दो फ्रैक्शंस इक्वल हैं तो उनके न्यूमरेटर्स के डिफरेंस और उनके डिनोमिनेटर्स के डिफरेंस भी उसी रेशियो में होते हैं। तो कहने का मतलब है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो,
इक्वेशन वन, नहीं, ratios in one can be rewritten as, can be rewritten as इसको दोबारा से देखिए, अगर ये रेशियोज बराबर है तो इनके न्यूमरेटर्स के डिफरेंसेस टी क्यू माइनस टी आर अपॉन टी पी माइनस टी क्यू, इनके न्यूमरेटर्स का डिफरेंसेस टी आर माइनस टी एस अपॉन टी क्यू माइनस टी आर, ये भी इक्वल होगा। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर दो रेशियोज बराबर हैं तो उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिफरेंसेस का रेशियो भी वही उसी रेशियो के बराबर होगा। तो अगर ये आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा और इसी रेशियो के बराबर आएगा। जो ये रेशियो आ रहा था वही रेशियो ये दोनों भी आएंगे। अब जरा एपी की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। टी क्यू मतलब क्यूएथ टर्म ऑफ एपी, टी क्यू मतलब क्यूएथ टर्म ऑफ एपी। टी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस टी आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। सॉरी यार, टीपी मतलब टीक्यू मतलब, सिमिलरली यहाँ टी आर माइनस टी एस निकालना है तो टी आर मतलब टी एस मतलब इसी तरीके से टी क्यू मतलब टी आर मतलब, है ना। अब बड़ा सिंपल काम है, ये ए और ये माइनस से कट जाएगा, ये ए और माइनस से कट जाएगा, ये ए और माइनस से कट जाएगा, माइनस ए, ये क्यू डी, ये यहाँ से माइनस डी और यहाँ से प्लस डी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो। फिर यहाँ क्या बचेगा, क्यू डी माइनस आर डी, कहाँ लिखा, कर लिख दिया। भाई इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो ज़रा तो फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है, नोट कीजिए, जस्ट एक जल्दी जल्दी काम कीजिए। जैसी हो जाए बताओ, जैसी हो जाए बताओ, मैसेज करो। अब कुछ मतलब अब कुछ बचा नहीं है सवाल में, थोड़ा सा दो लाइन और हमको चाहिए। और यहाँ तक मैं अगर हो गया, और यहाँ तक मैं अगर कहीं कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो ना तो फिर पूछ लेना। अगर आपको माइक ऑन करके कुछ कहना हो तो वैसा मैसेज कर लो, ठीक है, सुन लेंगे हम आपको। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि आपको यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज नहीं। तो इसके बाद मुझको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्यू डी माइनस आर डी, तो डी कॉमन आ जाएगा,
पीछे मुझे दिखाई दे रहा है पी डी माइनस क्यू डी, वहाँ दिखाई दे रहा है मुझे आर माइनस एस टी, और यहाँ दिखाई दे रहा है क्यू माइनस आर, डी तो कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। तो ये इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, ये इनडायरेक्ट देखिए, ये सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस, यही हमें प्रूव करना था। आप देखिए ये क्या बता रहा है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ये कॉमन रेशियो ही तो बराबर बता रहा है। आप ऐसे सोचो कि अगर ये तीनों जीपी में है तो दिस अपॉन दिस, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो आएगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म वो भी कॉमन रेशियो आएगा, तो क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू विच इज दिस मस्ट बी इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर विच इज दिस। मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो एक तरह से कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है, कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है तो ये तीनों जीपी में होंगे। सो ये सिंपल क्वेश्चन था, शायद श्रेयांशु, ये हाँ शायद श्रेयांशु को ये बात, ये जो रेशियो वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पर, शायद ये थोड़ा सा हम लोग, हमारी आदत नहीं है ना एक्चुअली, हम लोगों ने 11 तक जितनी मैथमेटिक्स यूज़ की उसमें रेशियो की प्रॉपर्टीज उस तरह से हम यूज़ नहीं करते, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो सिर्फ डिविडेंडो, यू नो, चाहे न्यूमरेटर्स का सम डिनोमिनेटर्स के सम की रेशियो वाली प्रॉपर्टी या इनके डिफरेंसेस के रेशियोज वाली प्रॉपर्टी, ये हम उस तरह से यूज़ नहीं करते। तो जब भी किसी क्वेश्चन में अप्लाई होती है ना तो थोड़ा वो अटपटा लगता है, और कोई बात नहीं है। ओके ओके, हाँ मैं समझ, मैं एक्चुअली मुझे जब कल आपने पूछा था ना तो तभी मेरे दिमाग में था कि हाँ इसमें और कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, बट ठीक है, थोड़ा सा टाइम वाला मैटर कर गया था कल हम लोग वैसे ही लेट हो गए थे, 12th की क्लास थी। चलो और हाँ भैया, और एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 13, 1 मिनट में 9.2 निकाल लेंगे। ओके 13, if the sum of n terms of an AP is this and its mth term is 164, find the value of n। रिनी ये तो लग जाना चाहिए था, ये तो 10th क्वेश्चन है। चलो ठीक है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ये लग जाना चाहिए था वैसे वही आपसे क्या सभी से लग जाना चाहिए। सॉरी, अभी तो मैं इसे भी रेस कर रहा हूँ। So now exercise 9.2 question number 13, sum of n terms of an AP is, sum of n terms of an AP is where is this? 3n square plus 5n and AP का mth टर्म दिया हुआ है, AP का mth टर्म दिया हुआ है 164, हमें फाइंड करना है फाइंड m। सीधे सीधे ये कि अगर किसी AP के n टर्म्स का सम ये है, इस ये फॉर्मूला है, किसी AP के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला ये है, तो उस AP का कौन सा टर्म 164 होगा, विच टर्म ऑफ दैट AP विल बी 164, ये क्वेश्चन है सीधे सीधे। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, हमको m चाहिए, TM का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 164, है ना। TM का मतलब क्या होगा, mth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब हमको अगर a मिल जाए और d मिल जाए तो मैं m निकाल लूँगा। अगर हम किसी तरीके से a जान जाएं, अगर हम किसी तरीके से d जान जाएं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तो मैं इस वो वैल्यू पुट करके यहाँ से m निकाल लूँगा। इसको मैं बना लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये क्यों दिया हुआ,
इसको बना लेते हैं फर्स्ट, इसको बना लेते हैं सेकंड। फ्रॉम 1 S1 3 + 5। अच्छा, S1 का मतलब फर्स्ट टर्म जितना सम, फर्स्ट टर्म तक का सम मतलब फर्स्ट टर्म। अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से पढ़ा है, मैंने जो यूट्यूब वगैरह पे अपलोड किए थे, मैंने जो बातें बताई हैं, जो प्रॉपर्टीज़ एपी की बताई हैं, ज़रा उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बताइए कि अगर एपी के एन टर्म्स का सम 3n² + 5n है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस, बता दो ज़रा। तो व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस। अब तक आंसर आ जाना चाहिए। तुम लोगों से तेज तो 10th वाला है। तुम लोग निकाल करके कॉमन डिफरेंस बता रहे हो क्या। मैं पूछ रहा हूँ इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सीधे सीधे। एस एन आपको दिया हुआ है 3n² + 5n, व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस। अमन कुशवाहा कह रहे हैं 6, और बाकी बाकी अंकिता यादव, अंकिता यादव अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। अच्छा, Yes, sir. अंकिता 6 कैसे आएगा। Sir, we will find H2 and sir, H1 is given. Sir, H1 is equal to A1. Sir, when we find H2, so we will minus H2 is equal to A2 minus A1. ठीक है So, अंकिता, sir, from ठीक, ओके ओके। आयुष, आयुष मौर्य अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। आयुष मौर्य अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। मत पढ़ो यार तुम। जाओ यहाँ से। प्रतीक राय अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। प्रतीक राय, प्रतीक राय, शिवांगी, शिवांगी श्रीवास्तव अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। यस सर। शिवांगी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सर 6 होगा। कैसे आएगा। सर S2 में से S1 माइनस करेंगे तो AP आ जाएगा, A1 8 10 हो जाएगा, निकालने 6 आ जाएगा। और आपने बताया भी नहीं लेक्चर में क्या बताया था मैंने। सर कि n स्क्वायर का जो कांस्टेंट होगा ठीक उसमें है शिवांगी, माइक्रोफोन ऑफ कीजिए अपना। शिवांश मौर्य, शिवांश मौर्य, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कैसे। We get the sum of first term is equal to A. Similarly, sir, from the given condition, we can find the sum of the two terms. Putting ठीक n है, equal to माइक्रोफोन 2. ऑफ करो अपना। श्रेयांशु निषाद, यस सर। श्रेयांशु कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा।
सर सेम प्रोसेस सर। अच्छा, माइक्रोफोन ऑफ कर लो। अब मुझको सभी स्टूडेंट्स में से ये बस बता दो कि किसने किसने लेक्चर अटेंड नहीं किया मेरा, ऑनेस्टली, एपी का। बिल्कुल ऑनेस्टली बता दो किसने किसने। ईपी के लेक्चर नहीं किए हैं। श्रेयांशु कर रहा है, उसने नहीं किया है। श्रेयांशु निशात और पुष्पा ने नहीं किया। और बी ऑनेस्ट, सूर्यांश राय कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है का मतलब सूर्यांश, माइक्रोफोन ऑन करके बताओ तो ज़रा। सूर्यांश राय, सूर्यांश राय, अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। अरे यार, हम कह रहे माइक्रोफोन ऑन करने के लिए, तो सुनाई नहीं दे रहा है। यस सर। इतनी देर से क्यों बुका रहे हो हमको? नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे सर, तुमको कुछ दिनों से वही लाइन नहीं नेटवर्क सुनाई नहीं आ दिया रहा है कि है। क्या नाम से मैंने माइक्रोफोन ऑन करने के लिए कहा है? वही लाइन नहीं सुनाई दी है, बाकी लाइन सुनाई दे गई। सर लेट आ रही है यहाँ पे आवाज़। अच्छा, दूसरी बार जब मैंने बोला तब तो तुरंत माइक्रोफोन ऑन हो गया। अभी मैं बात कर रहा हूँ तब तो आवाज़ लेट नहीं जा रही है। हाँ सर। कुछ नहीं किया है का मतलब? सर सम लेक्चर्स ने कुछ लेक्चर नहीं किए हैं। जैसे में? और क्यों नहीं किए हैं? पीछे के भी कुछ कुछ हैं तो कुछ मिस हो गए हैं उसमें। अभी कर रहा हूँ सर। माइक्रोफोन बंद करो अपना। भाई, और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेक्चर बिल्कुल अटेंड नहीं किया है? ठीक है। तो भाई हम लोग S2 निकालेंगे। सिर्फ एक स्टूडेंट ने ऐसा बोला कि मैंने बताया भी है, ठीक है, मैं नाम भूल गया उसका, शिवांगी ने शायद बोला, शायद शिवांगी ने बोला कि n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, ये मैंने लेक्चर में भी बताया है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी चाहिए। n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका डबल आएगा कॉमन डिफरेंस। n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल यानी कि कॉमन डिफरेंस 6 आएगा। ये आप देख के बता सकते थे। इन दोनों कोफिशिएंट्स का सम फर्स्ट टर्म 8 आएगा और कॉमन डिफरेंस इसका डबल 6 आएगा। एज सिंपल एज दैट। खैर कोई बात नहीं। टीचर्स पढ़ाएं और आप ना पढ़ें, इससे बड़ा इनाम आप कोई दे नहीं सकते टीचर्स को, है ना। टीचर्स पढ़ा रहा हो, वो रात में 12 बजे, रात में 2 बजे, रात में 3:30 बजे जाग करके लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हो, यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हो, सिर्फ आपको बेहतर वॉइस सुनाई दे, आपको एक्सटर्नल नॉइसेस ना इरिटेट करें, है ना। इसलिए अगर कोई रात भर जाग करके वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हो, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हो आपके लेक्चर, वो लेक्चर्स कैजुअली भी लिए जा सकते थे, ठीक है। मैं पंखे वंखे चला करके भी लेक्चर ले सकता था बिल्कुल सीधे तरीके से, लेकिन नहीं, उसके बावजूद कि नहीं ठीक है 30-40 मिनट की बात है, थोड़ा मोड़ा गर्मी होगी, देख लिया जाएगा।
किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब आदमी गर्मी को इग्नोर करते हुए अपने कंफर्ट को इग्नोर करते हुए, अपनी नींद को अवॉइड करते हुए रात में 12 बजे, 1 बजे, 2:30 बजे अगर वीडियोस अपलोड कर रहा है, तो आप इससे बेटर, इससे बेस्ट उसको रिवॉर्ड कोई नहीं दे सकते कि आप उसका लेक्चर ना अटेंड करें। द बेस्ट रिवॉर्ड, ठीक है। ये जो हैप्पी टीचर्स डे और ये सब रखते हो, ये सब अपने पास रखा करो यार। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ मैं, ये सब जो रखते हो ना, ये सब अपने पास रखा करो। अगर आप एक टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो ये हैप्पी टीचर्स डे, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर वगैरह वगैरह, सब अपने पास रखा करो, ठीक है। द बेस्ट प्राइज आई रिसीव्ड, ओके, कि हाँ सर नहीं लेक्चर अटेंड करते, कुछ नहीं किए या थोड़े नहीं किए, और पता नहीं क्यों नहीं अभी तक किए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको मालूम होता है ये सब, तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता कि चलो ठीक है, जब मालूम है हमें, जब वो बच्चे उस लेवल तक प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। लेकिन सबका आंसर वही है, S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, मतलब ठीक है, ठीक है, निकालते रहो, S1 S2 निकालो, मैं भी S1 S2 निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया, ये हमको फर्स्ट टर्म मिल गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फर्स्ट ए जो है हमारा वो 8 है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी है। रिनी यहाँ के बाद आप कर लोगे ना, रिनी यहाँ के बाद आप लगा लोगे ना, यहाँ से तो m की वैल्यू आ जाएगी बच्चा। ओके, चलो, ये बड़ा सिंपल सा सवाल था रिनी, ये लग जाना। अगर आप a और d निकाल लिए थे, अगर आपको a और d निकालने में दिक्कत हो रही थी, तब तो बात की बात है। लेकिन अगर आपसे a और d आ गया था, आप Sn, अगर Sn दिया है, सम ऑफ n टर्म्स दिया और उससे आप कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म निकालना जानते थे, ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल लग जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, है ना। अगर नहीं भी लगा था, तो अब तो आप समझ ही गए होगे, और अब तो आगे से ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके, नेक्स्ट डाउट, योर नेक्स्ट डाउट, योर नेक्स्ट डाउट, miscellaneous exercise question number 29, miscellaneous 20, एक सेकंड निकालो, मेरा लैपटॉप में i3 प्रोसेसर है, बड़ा स्लो चल रहा है, PDF लोड करने में बहुत दिक्कत होती है। A person writes a letter to 4 of his friends. He asks each one of them to copy the letter and mail to 4 different persons with instruction that they move the chains similarly. अच्छा, एक ने 4 को लिखा और उन चारों ने 4 को लिखा. Assuming that the chain is not broken and that it cost 50 paise to mail one letter, find the amount spent. अच्छा, तो पहला सबसे पहले 4 लेटर्स, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मैं क्वेश्चन लिख दूं या क्वेश्चन आप सब पढ़ रहे हो? मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या? ये वर्ड प्रॉब्लम है, मैं लिख दूं क्या क्वेश्चन? मिसलेनियस एक्सरसाइज, हाँ सर, ओके, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, फिर मैं लिख दे रहा हूँ, ओके, 2 मिनट लगेगा बस. मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, नो सर, नो सर, अच्छा 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 सर, अच्छा समझ गया मैं, ओके ओके ठीक है, तो फिर मैं नहीं लिख रहा.
लिखने में थोड़ा सा टाइम बच जाएगा यार, नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 29। तो कह रहा है एक आदमी है ना, उसने अपने चार दोस्तों को लेटर्स लिखे और उन चारों को लेटर में बताया कि वो उसी लेटर को कॉपी करके फिर 4 फ्रेंड्स को और आगे फॉरवर्ड करे, है ना। वो मूवी आई थी ना सलमान खान की, जय हो, तुम 3 की मदद करो फिर उससे कहो 3 की मदद करें, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हिसाब किताब है, जय हो वाला। तो एक पर्सन ने 4, मतलब पहली बार 4 लेटर्स लिखे गए, पहली बार 4 लेटर्स लिखे गए। फिर ये 4 लोग 4 को लेटर्स लिखेंगे, है ना, समझ रहे हो ना बात को? तो पहली बार 4 लेटर्स लिखे गए, फिर ये 4 लोगों को लिखेगा, 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 तो है ना, 4 4 8 4 3 12 4 4 16। तो इस तरीके से अगर आपको बात समझ में आ रही तो पहला नंबर, पहले 4 लेटर्स, उसके बाद नेक्स्ट चेन के फर्स्ट सीरीज में 4 लेटर, चेन की सेकंड सीरीज में 16 लेटर, फिर ये 16 4 लोगों को लिखेंगे, 64, और इस तरीके से ये चेन आगे बढ़ती रहेगी। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये जीपी बनती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड सो ऑन। फिर लिख रहा है कि एक मेल का, एक लेटर का 50 पैसा लगता है। फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ द लेटर इज मेल्ड। 8वें सेट में, तो पहले सेट में ये, दूसरे सेट में 16, तीसरे सेट में 64, और ऐसे से करके T8, 8th सेट में कितना आएगा? तो T8 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। T8 टर्म क्या होगा जीपी का? A R की पावर n-1, यही होता है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 4, R क्या है हमारा? 4, और 8 - 1 मतलब 7, यानी कि 4 की पावर 4 × 4 की पावर 7 मतलब 4 की पावर 8। तो T8 हमारा 8th टर्म आ गया, 8th टर्म आ गया हमारा 4 पावर 8। तो पहले सेट में 4 लेटर पोस्ट होंगे, दूसरे सेट में 16, तीसरे सेट में 64, चौथे सेट में ऐसा, फिर 256, और फिर ऐसे ऐसे करके 8वें सेट में 4 पावर 8। फोर पावर 1, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, ये तो बड़ा सिंपल सा दिखाई दे रहा है, और ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है ऐसे। तो ये कुछ है, पहले सेट में 4 पावर 1, दूसरे सेट में 4 पावर 2, ऐसा कुछ सीक्वेंस है जो कि ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है, जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एक लेटर का 50 में से, तो टोटल कितने लेटर्स हो गए? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन सब का सम 4 + 4 स्क्वायर प्लस, तो जीपी के n टर्म्स का मतलब 8 टर्म्स तक का सम क्या आएगा? A, फॉर्मूला आपको याद है? मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखना होता है। R पावर n - 1 अपॉन R - 1, ये हो गया सम, इतने लेटर्स आएंगे। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, यू नो, ये 4 - 1 3 आ जाएगा, 4/3, एक लेटर का 50 पैसा। ये आपको सिंप्लीफाई खुद करना पड़ेगा। आप चाहो तो फिर बाद में 100 से डिवाइड कर लेना, है ना। आप चाहो तो बाद में फिर 100 से डिवाइड कर लेना। अगर आप 100 से डिवाइड कर लोगे तो रुपए में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, और अगर कहीं कोई पंगा हो तो बता दो, नोट भी कर लो। श्रेयांशु 4 पावर 8 लेके हो सकता है। हाँ, 4 पावर 8 लेके ही तो लगा रहे हैं हम, क्या दिक्कत है उसमें? श्रेयांशु, ओके। इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना होगा, ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, बल्कि क्या इसको सॉल्व करोगे यार, छोड़ देना ऐसे ही, ठीक है। मतलब 4 पावर 8 निकालना पड़ेगा आपको बस, और क्या, फिर 1 माइनस करना पड़ेगा। ये 50 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाता है, 2/3 4 की पावर 8 - 1, दिस इज द आंसर। इतने रुपए लगेंगे जो भी ये आए। एनीथिंग एल्स?
और पूछिए अपने मिसलेनियस से सीक्वेंसर सीरीज के जो भी क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20 का रहता है if A B C are in AP, B C D are in GP and 1 by C 1 by D 1 by E are in AP, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है. Prove that A C E are in GP. ठीक है, देख इसको नोट कर लो तो बताओ. इसको ये हो गया और नोट हो गया हो तो बताओ. है ना भाई, अगर आपने अभी भी नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो यार फट से. वो 1 2 3 मैंने मान लिया कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ओके चलो. क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ द सेम एक्सरसाइज कह रहा ए बी सी ए पी में है. इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब बी का ट्वाइस जो है वो ए प्लस सी के बराबर होगा. अगर आप कोई बात ना समझ रहे हो तो मुझसे पूछ लेना. ठीक है, मैं तो यही मान रहा हूँ कि आपने ठीक ठीक से थ्योरी पढ़ी है और ये सब बात. फिर कह रहा है बी सी डी जी पी में है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सी स्क्वायर जो है वो बी डी के बराबर होगा. इसको बना लिया क्वेश्चन नंबर 2. फिर एक और कुछ कह रहा था ना, एक और बात कुछ कह रहा था. बी सी डी 1 बाई सी 1 बाई डी 1 बाई ई. 1 बाई सी 1 बाई डी 1 बाई ई ये ए पी में है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका डबल 2 बाई डी इज इक्वल्स टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ई. एक ये बात होगी. एंड वी हैव टू शो दैट ए सी ई आर इन जी पी. ए सी ई आर इन जी पी ये प्रूव करना है. मतलब सी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए ई. ये प्रूव कर देना है. ये प्रूव करना है. ये प्रूविंग स्टेटमेंट है हमारा. तो ये 3 इक्वेशंस गिवन है एक्चुअली और ये चौथी इक्वेशन प्रूव करनी है. पहले इतना बता दीजिए कि यहाँ तक की बातें ऑल क्लियर हैं या नहीं. क्या इन तीनों इक्वेशंस में कोई दिक्कत तो नहीं है कि पहली इक्वेशन कैसे आई, दूसरी इक्वेशन कैसे आई, तीसरी इक्वेशन कैसे आई? एनी काइंड ऑफ इश्यूज अभी बता दीजिए. अगर ये सब ठीक है तब मैं आगे बढ़ूँ. ठीक है. एंड अच्छा, बाकी स्टूडेंट तो रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं समझते होंगे. ये 2-3 लोगों के अलावा बाकी लोग रिस्पॉन्ड करना शायद ज़रूरी नहीं समझते होंगे, है ना. दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या इंटरनेट पर सर्च करने पे आपकी उंगलियों में दर्द हो जाता होगा कि हाँ एक यस सर मैसेज लिखने में, है ना. ओके तो हम लोग कहाँ से शुरू करें? अच्छा, बी की वैल्यू ए के टर्म्स में चाहिए और डी की वैल्यू ई के टर्म्स में चाहिए. तो मुझे बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है? कि मुझे ये तीनों इक्वेशंस दी हुई हैं और मुझे ये इक्वेशन लेकर के आनी है. ये इक्वेशन लेकर के आनी है मतलब मुझे सी लाना है, ए लाना है और ई लाना है. मुझे सी लाना है, ए लाना है और ई लाना है. मतलब तो मुझको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी सी स्क्वायर है, यहाँ भी सी स्क्वायर है, यहाँ बी डी है, यहाँ ए ई है. मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें सी हो, ए हो और ई हो. सी ए ई हो, ऐसी इक्वेशन मुझको लेकर के आनी है.
तो मैं क्या सोच रहा हूं कि बी को रिप्लेस कर दें यहां से ए और सी के टर्म्स में। इक्वेशन 2 क्या कह रही थी, सी स्क्वायर इजकल टू बी डी, और मैं बी की वैल्यू यहां से ए प्लस सी बाई 2 रख देता हूं। अभी कुछ नोट नहीं करना, ठीक है। एक्चुअली आई डोंट इवन नो कि हाँ इस तरह से आ जाएगा कि नहीं, फ्रॉम फर्स्ट एक बस बेसिक मैथमेटिकल थ्योरी यूज़ कर रहा हूँ, एक सीधा सीधा जुगाड़ यूज़ कर रहा हूँ। तो इस इक्वेशन में हमारा सी आ गया, ए आ गया, अब डी आ गया। हमको क्या क्या चाहिए, सी चाहिए, ए चाहिए, ई चाहिए। सी आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ए आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। डी आया हुआ है, डी हमको नहीं चाहिए, हमको ई चाहिए। तो हम डी को यहाँ से रिप्लेस कर दे रहे हैं। डी की वैल्यू मुझको दिखाई दे रही है, ओके, उसमें डी स्क्वायर आ जाएगा। पहले डी रिप्लेस कर देते हैं। ओ सॉरी, बी की वैल्यू ए प्लस सी बाई 2 हो गया। सॉरी, वही मैं कहूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था, सॉरी, है ना। बी की वैल्यू ए प्लस सी बाई 2 होगी, तो बी की वैल्यू ए प्लस सी बाई 2 वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब डी की वैल्यू यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 2 और डी इधर बुला लो। 2c स्क्वायर अपॉन डी, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डी अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। और 2 बाई डी की जगह मैं क्या रख दूँ, 2 बाई डी की जगह मैं रख दे रहा हूँ 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ई। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर लें, सी स्क्वायर का 1 बाई सी मल्टीप्लाई होगा, सी आएगा, यहाँ आ गया सी स्क्वायर अपॉन ई इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ये वाला सी और ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा, अरे वाह, ये ई इधर मल्टीप्लाई हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई आ गया। यही तो प्रूफ करना था। अगर सी स्क्वायर ए ई है तो इसका मतलब ए सी और ई हमारे किस में हो गए, जीपी में हो गए। खूबसूरत और आसान, खूबसूरत सवाल भी है और आसान भी है। हाँ बिल्कुल सूर्यांश, सही कर लिया मैंने। देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और कहीं किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम बिना हिचक जस्ट फील फ्री टू आस्क, ओके। सुंदर, अच्छा सवाल था ये, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ए बी सी डी है ना, कंफ्यूज होने वाले यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे क्या क्या दे दिया, ए पी जी पी, फिर ए पी, और पता नहीं कहाँ से फिर जी पी का सब जी पी में प्रूफ करना है। बट हम लोगों ने जो जो गिवन था वो एक तरफ लिखा, क्या प्रूफ करना है वो एक तरफ लिखा, और ये ठंडे दिमाग से सोचा कि किस तरीके से ऐसी इक्वेशन बनाई जाए जिसमें सी आए, ए आए और ई आए, और उसी डायरेक्शन में हमने थोड़ा सा एफर्ट डाला, पर हमारा काम बन गया। अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो बताएं। कहीं कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो तो बताएं, और अगर सब ठीक है तो फिर वैसा मैसेज कीजिए, ऑल सेट, ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम, क्लियर, ओके। ठीक, देखिए मिसलेनियस में कितने अच्छे सवाल भी हैं, और आपको बिल्कुल अटेम्प्ट, आप देखिए इसमें सम ना, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज़ हो रही है ना तो सम का कोई फॉर्मूला लगाया, ना nth टर्म, मतलब कुछ नहीं, बस सिंपल एक एक बेसिक 3-4 इक्वेशन, 3 इक्वेशन से एक चौथी इक्वेशन बस बनानी थी, सिंपल, है ना। मिसलेनियस एग्जाम्पल 24, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल में। If P, Q, R in GP and the equation this and this have a common root, हाँ भाई ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 24 है। आप लोगों के पास बुक होगी, P, Q, R GP में बता रहा है,
पी क्यू आर जो है वो जीपी में बता रहा है। अगर पी क्यू आर जीपी में है तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर होगा, ये ऑलरेडी गिवन है जी, मतलब जो जो दिया हुआ है उसके। फिर कह रहा है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 एंड, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू। देखिए कितने सारे पैरामीटर्स आ गए इसमें, पी क्यू आर आ गया, ए डी ई एफ आ गया, इतना काफ़ी है परेशान करने के लिए। These two quadratic have a common root. इसका मैं क्या मतलब निकालूं? इसका मतलब सीधा सा ये है कि इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, हर क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, इसके दो रूट्स होंगे, इसके दो रूट्स होंगे, और इसके दोनों रूट्स और इसके दोनों रूट्स में एक रूट दोनों का कॉमन है, मतलब एक रूट जो इसका है वो इसका भी होगा, ऐसा कुछ कह रहा है सवाल। फिर कह रहा है कि देन शो दैट d अपॉन p, वी हैव टू शो दैट we have to show that d upon p, e upon q and f upon r are in gp। मतलब हमको क्या प्रूव करना है, इसका स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एफ अपॉन पी आर, ये प्रूव करना है हमको। सीधी सी चीज़ ये है, ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन की आउटलाइन हो गई, ठीक है। ओके 12:30 हो रहे हैं, तो सर वीडियो इज ब्लर, नहीं सही तो है, वीडियो सही है। एपी मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? एक मिनट जीपी, अच्छा एपी में प्रूफ करना है। ओह सॉरी, इसको एपी में प्रूफ करना है। एपी में प्रूफ करने का मतलब इसका डबल, बीच वाले टर्म का डबल, 2e अपॉन एफ, 2e अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी अपॉन पी प्लस एफ अपॉन आर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसको एपी में प्रूफ करना है, ठीक है। तो हाँ ठीक, नो मैसेजेस। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। ओके, सॉल्यूशन। इसका और इसका कॉमन रूट है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर है। तो यहाँ पर पी क्यू आर जीपी में दिया था, तो इससे हम जो कंक्लूजन निकाल सकते थे वो हमने निकाल लिया। इसको एपी में प्रूव करना है, मतलब ये चीज़ प्रूफ करने वाली है। जो भी काम करना बाकी है वो इन दोनों क्वाड्रेटिक पर है। इसके रूट्स कौन कौन होंगे, या इसके रूट, किसी के भी रूट्स निकाल लीजिए, इसके रूट्स कौन कौन होंगे हम पहले ये निकाल लें। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर के बारे में मुझको एक रिलेशन मालूम है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पी क्यू आर के बारे में मुझे एक रिलेशन मालूम है। मैं इस रिलेशन का और इसके रूट्स का, है ना, आपस में, उनको आपस में रिलेट कर सकता हूँ, उनको आपस में यूज़ कर सकता हूँ। सो रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 आर। ऐसे ही क्वाड्रेटिक्स के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में, माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरीके से कुछ है। अब हमको बस ये देखना है कि क्या हम, ये जो हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी था, पी क्यू आर हमारा जीपी में, अगर पी क्यू आर हमारा जीपी में, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर है ना, बीच वाले टर्म का स्क्वायर पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या इस रिलेशन का और क्या इस रूट्स का आपस में कुछ यूज़ कर सकते हैं? तो मैं देख रहा हूँ यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, मतलब मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू, है ना, पी आर वहाँ पर पुट कर सकता हूँ। क्यू स्क्वायर की वैल्यू मैं पी आर वहाँ पे पुट कर सकता हूँ। मैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर वहाँ पुट कर दे रहा हूँ। ऐसे थोड़े आएगा यार, जब तक ये पार्ट हटेगा नहीं। हम रूट्स निकालेंगे कैसे, रूट्स निकालेंगे कर नहीं पाए तो ये कैसे होगा। मैंने सवाल गलत तो नहीं उतारा। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स स्क्वायर।
और अरे सॉरी 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 भाई, यहाँ 2QX लिखा हुआ है, वही मैं कहूँ कि क्या गलत हो रहा है। तो इस b का स्क्वायर करेंगे तो 4Q स्क्वायर आएगा, अभी सही है, ठीक है। 4 टाइम्स Q स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ पर दी हुई है PR। देखिए प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। आपको खुद धीरे धीरे आइडिया लगने लगता है। x की वैल्यू आ गई हमारी -Q, तो यहाँ पर भी -2Q होगा क्योंकि b की वैल्यू 2Q है, अपॉन 2P, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब अब कंक्लूजन क्या आता है, कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन से भी हो सकता है d इज इक्वल टू 0। भाई श्रेयांशु, d इज इक्वल टू 0 से कॉमन रूट कहाँ आते हैं? किसने आपको कह दिया? d इज इक्वल टू 0 किसी क्वाड्रेटिक के बारे में बस इतना बताता है कि उसके रूट्स इक्वल होंगे, उसके रूट्स इक्वल होंगे। यहाँ इक्वल होने की बात नहीं बताई गई थी, यहाँ ये बताया गया था कि जो हमारी क्वाड्रेटिक है, ये दोनों क्वाड्रेटिक है, इन दोनों के एक एक रूट आपस में कॉमन है। जो आप बोल रहे हैं d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 जो है वो इक्वल रूट्स के लिए यूज होता है। किसी एक ही क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इक्वल होंगे उसके लिए वो कंडीशन यूज होती है। दो अलग अलग क्वाड्रेटिक के एक रूट कॉमन होंगे उसके लिए वो कंडीशन नहीं यूज होती है। वैसे कॉमन रूट का भी एक फॉर्मूला होता है, अलग से पढ़ाया जाता है, बट ठीक है, हमारे हम जब नहीं पढ़े तो हम अपने तरीके से लगाएंगे। तो अब घूम फिर करके कहानी ये आई कि इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आने चाहिए थे, लेकिन अगर क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर है, मतलब अगर पी क्यू आर हमारे जीपी में है, तो इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इक्वल हो जा रहे हैं। अगर पी क्यू आर हमारे जीपी में है तो इत्तेफाक मतलब मैथमेटिकली इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पोर्शन था वो तो कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल इसलिए हुआ है क्योंकि पी क्यू आर जीपी में थे, मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पी आर थी। तो इस कंडीशन में गिवन दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, इस कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इक्वल हो गए, और वो रूट्स किसके बराबर है? -Q अपॉन पी के। तो जब इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं और वो इसके बराबर है, तो ये इसका भी रूट होगा। देन क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि इसके रूट और इसके रूट कॉमन है, इसका एक ही रूट आया है -Q अपॉन पी, तो ये इसका भी रूट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -Q अपॉन पी will be a root of dx square plus 2ex plus f is equals to 0, है ना। ये हम, तो अगर ये इसका रूट है तो वो वैल्यू पुट कर लीजिए। एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा हमको। देखिए हमको एक इक्वेशन मिल रही है जिसमें d है, e है, f है, p है, q है, और कहाँ गया? आर लाना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ रही है जिसमें d है, q है, p है, e है, f है, r नहीं है इसमें इत्तेफाक से। हमको ऐसी इक्वेशन चाहिए थी कुछ जिसमें d p q r हो, d e f हो, सब इसमें भी आ रहा है, बस r नहीं आ रहा है। पहले तो मुझे लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, बट फिर मैंने ऊपर देखा कि सब सही है। अकॉर्डिंग टू मी कुछ गलत नहीं हो रहा, सब सही है। तो हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या? बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है वीडियो, ठीक है। ठीक है, आई डोंट नो,
बट फिलहाल मैं इसको बाकी इसकी जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझको डी अपॉन पी चाहिए, यहाँ पे डी अपॉन पी है, पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं इधर का क्वेश्चन इधर का पार्ट इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ था हमारा, मैं इधर का पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ। हमें ये प्रूव करना है, ये लास्ट वाली इक्वेशन प्रूव करनी है। सो ये हो गया हमारा डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस माइनस एक्चुअली 2 ई क्यू अपॉन पी प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये डी अपॉन पी और ये 2 ई क्यू अपॉन पी को इधर भेज दीजिए, 2 ई क्यू अपॉन पी इसको इधर भेज दीजिए। क्यू स्क्वायर से दोनों मतलब हाँ भाई ठीक है, कुछ नेटवर्क एरर है, कुछ दिक्कत कर रहा है, मैंने देखा कि वीडियो रुक गया था। एक सेकेंड यार, गुड़िया सो रही है क्या? गुड्डी कुछ चल रहा है क्या? हाँ यार, नहीं हम कहाँ से देख लें, उठ के देखो। भाई अब वीडियो एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना? अब अभी एकदम ठीक चल रहा होगा। एक आध सेकंड थोड़ा सा ब्लर और ऐसा कुछ हो रहा होगा। सो मैं कह रहा था कि मैंने इसका, ये तो आपको समझ में आया होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। मैं बिल्कुल ऐसी इक्वेशन बनाने के चक्कर में हूँ, तो मैंने दोनों साइड क्यू स्क्वायर से डिवाइड करने का फैसला लिया है, क्योंकि मुझको डी अपॉन पी चाहिए, डी अपॉन पी चाहिए। तो मैंने दोनों साइड की, यहाँ पे क्यू स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्यू क्यू कैंसिल, 2 ई अपॉन पी क्यू आ जाएगा। आर देखिए, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जो हमारी पहली इक्वेशन बनी थी, पहली इक्वेशन क्या बनी थी? क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर। पहली इक्वेशन हमारी क्या बनी थी? क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, हम यहाँ पर क्यू स्क्वायर की, देखो ये मुझको पहले कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसी इक्वेशन की हेल्प से हम आर लेकर के आ पाएंगे इस फॉर्मूले में, इसी इक्वेशन की हेल्प से हम आर लेकर के आ पाएंगे। तो मुझको क्या दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ क्यू स्क्वायर की वैल्यू पी आर पुट कर दे रहा हूँ। अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू मैंने पी आर पुट कर दी है।
तो अब देखिए यहाँ पर से एक पी, यहाँ पर से एक पी, यहाँ पर से एक पी कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचा, डी अपॉन पी प्लस एफ अपॉन आर इज इक्वल्स टू 2e अपॉन क्यू, 2e अपॉन क्यू। यही प्रूव करना था। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। आहा, सूर्यांश रॉय, श्रेयांशु, निषाद ये काफ़ी पहले से कह रहे थे। सॉरी, देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी मैसेज पे नज़र पड़ी थी मगर पता नहीं कैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। पहले देखा, खैर ठीक है, हो गया हमारा ऐसा ही। हम पहले क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करें फिर भी हमें पी स्क्वायर मतलब डिवाइड तो करना ही पड़ता, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे लगाएं चाहे वैसे लगाएं, एक ही बात है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल है ना, सुंदर क्वेश्चन है ये। क्योंकि आप देखिए इसमें बड़ी कॉमन मैथमेटिक्स यूज हो रही है। एपी जीपी की बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज को यूज करके अलजबरा यूज की गई है कि आप डिवाइड वाइड करके किसी तरीके से ये रिजल्ट ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं ना। बुद्धि परीक्षण है ये, सीधा सीधा बड़ी बेसिक्स। देखिए आप देखिए एपी जीपी की कोई बहुत भयंकर वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज हो रही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज हुआ है, जीपी की प्रॉपर्टी क्यू स्क्वायर है ना, जीपी की प्रॉपर्टी और ये एपी की प्रॉपर्टी, बस 3 चीजें, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जीपी प्रॉपर्टी एंड एपी प्रॉपर्टी। बड़ा सिंपल स्ट्रेट सवाल था ये और बड़ा है ना खूबसूरत सवाल। चलो ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं, है ना। 12:45 हो गए हैं, तो 15 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा ही पढ़ लिए, ठीक है। बीच में थोड़ी क्लास इंटरनेट की वजह से डिस्टर्ब हुई। सो कल की टाइमिंग आपको क्लासरूम ऐप पर मिलेगी। कल हम लोग स्ट्रेट लाइन के डाउट्स लेंगे और स्ट्रेट लाइन के डाउट्स को सारे के सारे कवर भी करेंगे, खत्म भी करेंगे। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपने स्ट्रेट लाइंस में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनमें अपने डाउट्स को लेकर के प्रिपेयर रहें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 दिन पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट की थी, हम लोगों ने एक हिसाब बनाया था। 20 की डेट आपने मुझे दी थी कि सर 20 तारीख कर लीजिए, 20 तारीख कर लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि 20 इज़ द डेट जो आपने मुझे दी थी और 20 तक आप सब लोगों ने स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करके रखी होगी, अपने डाउट्स तैयार करके रखे होंगे, ताकि हम लोग कल स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटा।